हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या मास होता क्या है कि कहीं भी अगर किसी सिस्टम को कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जा रहा, कोई भी बॉडी आपका रखा हुआ है, इस पर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जा रहा है, तो उस सिस्टम के अंदर जितने भी पार्टिकल होंगे सभी के जो मोमेंटम होते हैं वो कंजर्व होते हैं। मतलब टोटल मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व होता है। उसी को बोला जाता है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मतलब होता क्या है फॉर डेफिनेशन, द टोटल लीनियर मोमेंटम इज द वेक्टर सम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल इन द सिस्टम। जैसे मान लीजिए कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, उसमें कई सारे पार्टिकल्स हैं और सभी पार्टिकल के मास क्या है? एक का m1 m2 m3 इस प्रकार से है। वेलोसिटी है v1 v2 v3। तो अगर मैं उनका मोमेंटम निकालूंगा तो मोमेंटम p इक्वल टू होता है m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3, इस प्रकार से mn vn सभी के मोमेंटम को ऐड कर देंगे। m1 v1 आपका पहले पार्टिकल का मोमेंटम है तो p1, दूसरे का p2, तीसरे का p3, इस प्रकार से ऐड किया जाएगा। अब हम न्यूटन सेकेंड लॉ हमने पढ़ा हुआ है कि F इक्वल टू कितना होता है? dp अपॉन dt। अभी मैंने कहा कि ये आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तभी अप्लाई होता है जब नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। तो मैं बोल सकता हूँ F इक्वल टू कितना होगा? 0। तो मेरा ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? ये हम लिख सकते हैं कि F इक्वल टू जब 0 हो गया तो dp अपॉन dt इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब ये ध्यान दें, dp अपॉन dt इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू t। अगर डिफ्रेंशिएशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू t की वैल्यू 0 है तो हम बोल देंगे कि p आपका क्या है? कांस्टेंट। क्योंकि कांस्टेंट टर्म का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो 0 होता है। p कांस्टेंट का मतलब p हमने पीछे निकाला हुआ है p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस pn तक, और ये क्या हो गया? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब कंजर्व हो गया। तो हम बोलेंगे किसी आइसोलेटेड सिस्टम में अगर कोई भी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व होता है। उसमें कुछ एप्लीकेशन है जो आने चाहिए, जैसे रिकॉइल ऑफ गन आपका है। जैसे आप स्टार्टिंग मानते हो मेरे पास अगर कोई गन है, गन के अंदर बुलेट है, तो गन भी रेस्ट में होता है, बुलेट भी रेस्ट में होता है। लेकिन जब फायर किया जाता है तो बुलेट आपका इस प्रकार से निकलता है। तो हम ये कहते हैं कि जो बुलेट का मास है वो अगर मान लीजिए स्मॉल m है और बुलेट की वेलोसिटी मान लीजिए स्मॉल v है, गन का मास मान लो कैपिटल M है और गन की वेलोसिटी मान लीजिए कैपिटल V है। ये स्मॉल भी मान लिया जाए, ये कैपिटल भी मान लिया जाए, तो मैं ये कह सकता हूँ कि फायर करने से पहले का मोमेंटम, फायर करने के बाद का मोमेंटम क्या रहेगा? सेम होगा, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि द मोमेंटम बिफोर फायरिंग इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। तो बिफोर फायरिंग का मतलब अगर पहले हम लेंगे तो पहले तो ये 0 होगा, पहले मोमेंटम कितना रहेगा? 0। लेकिन बाद में हम क्या देखते हैं कि ये आपका इस वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है, इस वेलोसिटी के पीछे की तरफ जा रहा है। भाई जब गन को फायर किया जाता है तो बुलेट थोड़ा आगे जाता है, लेकिन गन क्या जाता है? पीछे की तरफ। तो मान लिया कि जो बुलेट का मोमेंटम है कैपिटल एम भी, और जो गन का मोमेंटम कैपिटल एम भी, बुलेट का स्मॉल एम भी, तो ये इक्वल टू कितना रहेगा? 0, चूँकि पहले मोमेंटम कितना था? 0 था। तो एम भी इक्वल टू मिल जाएगा माइनस एम भी, और कैपिटल भी इक्वल टू माइनस एम भी अपॉन एम। मतलब मोमेंटम तो सेम रहता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। उसी प्रकार से एक्सप्लोजन आप बम देख सकते हैं। अगर बम कहीं फटता है तो आप देखते हैं एक बम आपका स्टार्टिंग में रेस्ट में रहता है, लेकिन जब फटता है उसके कई सारे पार्टिकल डिवाइड हो जाते हैं, कोई इधर जाता है, कोई इधर, कोई किधर, और सभी की वेलोसिटी अलग होते हैं, सभी के मास अलग होते हैं। लेकिन जब कंजर्वेशन की बात आती है, इसका मोमेंटम, इसका मोमेंटम, इसका मोमेंटम, सबका मोमेंटम का जब सम किया जाता है तो वो क्या आता है? कांस्टेंट ही आता है। किसके इक्वल? इसके इक्वल। और इसका मोमेंटम अगर 0 है, चूँकि ये रेस्ट में है, तो टोटल का मोमेंटम ये आपका क्या आ जाता है? 0। हम बोलते हैं सिग्मा एम बी इक्वल टू 0, या m1 v1 m2 v2 m3 v3 m4 v4, आगे आने वाले जितने भी टर्म्स रहेंगे सभी का सम क्या रहेगा? 0। तो हमें ये पता होना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। थैंक यू।